वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां रोज शाम को 6 बजे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आ रहा हूं 66 बीपीएससी के रिगार्डिंग ये मॉक टेस्ट। तो आप हमारे साथ जुड़िए, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, बीपीएससी की तैयारी आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन कठिन भी नहीं है। प्रीलिम्स निकालना कितना आसान है ये आप सभी अगर एग्जाम दिए होंगे तो समझ में आएगा। जो छात्र नए जुड़े हैं यहाँ पे, उनको मैं बतलाना चाहूंगा यहाँ पे कि खासकर प्रीलिम्स के लिए वही सारे टॉपिक के ऊपर फोकस करना है जिससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे कि आपके हिस्ट्री वाला सेक्शन है, पॉलिटी का सेक्शन है और करंट अफेयर का सेक्शन है। ये तीन टॉपिक इतने ज्यादा क्वेश्चन देते हैं यहाँ से कि यहाँ से आपका सिलेक्शन होना एक तरह से पॉसिबिलिटी में जाता है। लेकिन सभी यहाँ पे जो क्वेश्चन के आंसर है, पैटर्न है, ये आपको अच्छे से थ्रोली पढ़ना होगा। इसके अलावा ज्योग्राफी, जी हाँ, साइंस के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपकी सहयोग कर सकेंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखेंगे पॉलिटी से रिलेटेड वो सारे 50 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं, एक्सपेक्टेड है और कुछ प्रश्न उत्तर आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सभी वीडियोस को लगातार आप हमारे साथ जुड़कर देखते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर भी कमेंट कीजिएगा अगर आपको इसका आंसर पता है तो। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि सुबह के 4 बजे आपको करंट अफेयर का भी क्लास दिया जाता है, तो इन सभी क्लास को जरूर अटेंड करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सिनेरियो का। देखते हैं पहले प्रश्न पे क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। कौन सा आर्टिकल है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स 330। नोट कर सकते हैं यहाँ पे लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए, जी हाँ दोस्तों, सीटों के आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। और संविधान के, जी हाँ, ये नोट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे 58, जी हाँ, 98 संशोधन में, जो कि 1987 में हुआ था, ठीक है, में संविधान के आर्टिकल दिए गए थे दोस्तों यहाँ पे 332 में, ठीक है, यानी कि 332 में संशोधन किया गया इसका, ठीक है। इस आर्टिकल में 330 को संशोधन किया गया, 98, जी हाँ, जो कि 1987 में हुआ और आर्टिकल 332 बना, ठीक है। आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। इसमें वर्णित किया गया है जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों के आरक्षण को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? चलिए, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में दोस्तों, बीपीएससी में ही पूछा गया है प्रश्न, इसलिए आप इसका आंसर सोच समझ के नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। हर क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको यहाँ पे सोचिएगा कि 1 नंबर मिलेगा और गलत क्वेश्चन के आंसर के लिए 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। तो ये आंसर जो है देने से पहले थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा कि कितने उत्तर आपके सही हो रहे हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय जो क्षेत्र है दोस्तों, ये आता है, जी हाँ, किस क्षेत्र के न्यायालय में? तो आता है दोस्तों, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, कलकत्ता हाई कोर्ट। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के तहत आता है दोस्तों, ठीक है। खंडपीठ कहते हैं इसको, सर्किट बेंच को याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पे? इट्स अ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड पे। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों जल्दी से आप लोग यहाँ पे। इट्स बी, जी हाँ, नोट कर सकते हैं, इट्स केरल हाई कोर्ट के तहत, यानी कि केरल खंडपीठ के तहत। जी हाँ, लक्षद्वीप क्या है दोस्तों? तो लक्षद्वीप एक हमारे देश का केंद्र शासित प्रदेश है, जी हाँ, लक्षद्वीप। और ये जो है इसका जो सारा जो प्रशासनिक कार्यभार है न्यायालय का, जो कौन करता है? तो केरल हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे संपन्न किया जाता है, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, पूछेगा कि जो पूरे 7 हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें सबसे छोटा अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो वो है लक्षद्वीप। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जी हाँ, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में।
तो यहाँ से रिलेटेड अगर पूछे क्वेश्चन कितने द्वीप हैं, तो आप ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है। ठीक है, कितने 36 हैं, और जिनमें कि विदेशी है और सूरज चुंबन वाले सूरज तटों और हरे भरे लैंडस्केप के लिए जाना भी जाता है। ये आकर्षण का केंद्र बना रहता है दोस्तों टूरिस्ट के लिए। ठीक है, लक्षद्वीप एक ही द्वीप समूह एक ही है जिसमें कि 32 द्वीप शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, और क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 36 जी हाँ क्या है द्वीप शामिल हैं इस लक्षद्वीप पे। तो द्वीपों का द्वीप कहा जाता है लक्षद्वीप को। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? चलिए आंसर करेंगे यहां पे फटाफट। ऑप्शन है राष्ट्रपति आदेश, कानून द्वारा, संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना या फिर केंद्र सरकार की अधिसूचना। चलिए आंसर आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा जितने लोग देख रहे हैं। और रोज शाम को 6 बजे आपको ये मॉक टेस्ट दिया जाता है, तो प्लीज रोज शाम को हमारे साथ जुड़िए यहाँ पे। और जो भी छात्र ईएसआई या फिर एएसआई की तैयारी कर रहे हैं ना, वो छात्र भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से उनके लिए एग्जामिनेशन में, और जो छात्र एसआई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं वो छात्र भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ओके, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? आंसर करेंगे यहाँ पे इट्स अ बी, कानून द्वारा संसद। देखिए यहां पे बता दें कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, चूंकि आपको पता है, और संसद कानून के द्वारा जजों की संख्या को भी बदल सकता है। ठीक है, कौन? संसद। ठीक है, किसके द्वारा? कानून के द्वारा। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे? शुरुआत में ये क्वेश्चन पूछा गया है इसी क्वेश्चन के साथ, तो 7 हैं। ठीक है, कितने थे? तो 7 थे दोस्तों। ठीक है, और क्वेश्चन पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या, तो देखिए नए जजों की अगर नियुक्ति की बात करें दोस्तों हम एक साथ, तो एक ही साथ सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या भी बढ़कर 34 हो गई है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, 34 हो गए हैं टोटल यहाँ पे। और नए जजों की जस्टिस में राम सुब्रमण्यम, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस हरिकेश राय को राष्ट्रपति ने नियुक्ति दी है। तो आपको एक चीज और क्लियर होता है यहाँ पे कि जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, है ना, जो न्यायाधीश होते हैं, जो जस्टिस होते हैं, उनको कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, आंसर पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? चलिए आंसर फटाफट करेंगे आप लोग यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके बीपीएससी एग्जाम में। जी हाँ, क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या फिर 2 से अधिक न्यायालयों में अगर लगातार हैं तो कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत होना चाहिए। जी हाँ, ये आप तो पता होना चाहिए दोस्तों। लेकिन किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में वो रह चुका होना चाहिए, यानी कि वो व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य यहाँ से क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष का कार्य करना चाहिए, यानी कि उनका वर्क एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस पूछा गया है। तो यहाँ पे आप आंसर क्या करेंगे? इट्स अ जी हाँ 10 ईयर, 10 साल का क्या होना चाहिए उनके पास? अधिवक्ता, जो विधिवेत्ता है वो होना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा राष्ट्रपति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे संविधान में वर्णित भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 6। दोस्तों, दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी। जी हाँ, 69वें संशोधन के थ्रू एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश ये बनाया गया दोस्तों। संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के इस संशोधन से। कब हुआ? तो ये 69 संशोधन में हुआ है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र गंतव्य है वो क्या है ना, क्वेश्चन बन सकता है, यहां से जुड़ा हुआ है तो, है ना। तो आंसर क्या करेंगे दोस्तों? आपका करीब 17 घंटा 59 मिनट का है दोस्तों।
ठीक है, जहां से भी आप हैं, और जैसे कि मैं आपको पूछेगा कि आप जिस जगह पे अभी हैं उस जगह से कितनी दूरी है आपकी राष्ट्रीय राजधानी की। ये क्वेश्चन पूछा था एक बार एग्जाम में, इसलिए तो आप जैसे कि अगर आप बिहार में हैं अभी फिलहाल, तो बिहार से लगभग 17 घंटा 18 घंटे का डिस्टेंस होता है, तो अप्रॉक्स उसका वहां पे आंसर दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली, जी हाँ दोस्तों, जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है कितने लाख? भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर रहने वाले राज्यों में है? देखिए, 3 स्तरीय पंचायती राज के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ये जो है राज प्रणाली, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला पंचायत, जी हाँ, केवल उन्हीं राज्यों के लिए होता है जिनमें आबादी कम से कम 20 साल की होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली, जिनमें कि ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला पंचायत केवल उन्हीं ही राज्यों के लिए होनी चाहिए जिनके लिए आबादी 20 लाख से ऊपर होना चाहिए। आंसर क्या कर लेंगे? सी कर लीजिएगा। दोस्तों, पंचायती राज की व्यवस्था का निबंध क्या था? ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर ये पूछेगा कि पंचायती राज पर निबंध होता था दोस्तों, प्राचीन काल में जब भारत में पंचायत की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कि पंचों के समाज में न्याय करने वाले लोगों के रूप में ईश्वर का दर्जा दिया जाता था, लेकिन पूर्व काल में ये क्या हुआ कि स्थानीय प्रशासन और शांति व्यवस्था एवं ग्राम विकास में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती गई। ठीक है, तो ये समय बदलता गया और अब पंचायतों में पंचों की जो वैल्यू है वो कम भी होती गई, क्योंकि देखिए प्रशासन आ चुका है, गांव गांव तक प्रशासन जा चुका है। पहले जो पंच कह देते थे, यानी कि जो फैसला होता था वही सर्वोपरि माना जाता था और ईश्वर के समान उनको माना जाता था, और उनका आदेश जो है वो मानना जरूरी भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। दोस्तों, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पे आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ ए। केवल 1 और 2 जो कथन दिया गया है यहाँ पे यही सही है। दोस्तों, यहाँ पे राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और राज्य में वास्तविक कार्यकारी पदाधिकरण मंत्री परिषद है। ठीक है, बाकी ये तीसरा है कि राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है, ये गलत है। ठीक है, सबके विभाग भी अलग है यहाँ पे उनके कार्य के लिए, तो उनको अलग से दिया जाता है। तो ये कथन तीसरा जो है ये गलत होता है यहाँ पे। ये दोनों कथन सत्य है, यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे पहला, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, बिल्कुल सही है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी पदाधिकरण मंत्री परिषद होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा जो मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है, ये तीसरा गलत है दोस्तों। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? आंसर करेंगे दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इट्स सी, राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति, जी हाँ, आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति ही राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। जी हाँ, और ये जो दोस्तों राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति से गुहार असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने राज्यपाल पदनाव बालकृष्ण आचार्य को तत्काल हटाने के लिए भी एक बार राष्ट्रपति हमारे प्रणब मुखर्जी से मदद भी मांगी थी। ठीक है, तो ये एक बार हो चुका है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। और राज्यपाल से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं, जैसे कि अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि देश में प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल होंगे, जैसे कि हर राज्य का एक राज्यपाल होता है, और साथ ही में एक व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल होने का भी नियुक्ति हो सकता है। और आर्टिकल दोस्तों 153 में ये बताया गया, लेकिन जब 155 आया यहाँ पे, है ना, 155 आर्टिकल में क्या बोला गया, इसके अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे इसकी नियुक्ति की जाती है 155 के तहत, और राष्ट्रपति जो है वो इसको अपने कार्यकाल से हटा भी सकता है, जिसका एक जो जीता जागता उदाहरण भी है असम में। जी हाँ, राज्यपाल को हटाया गया था, प्रणब जी के मुखर्जी से मांग की गई थी हटाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पहले से ही आ गया है।
भारत में निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। सिंधी और नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, बोडो और संथाली, संथाली और कोंकणी, और दागुरी और मैथिली। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है कि 2003 में, जी हाँ 2003 में 92वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषा शामिल की गई थी? तो याद रखिएगा, जी हाँ तीसरा और पांचवा। तीसरा में कौन है? तो बोडो और संथाली है, और पांचवा में डोगरी और मैथिली है। तो ये 4 भाषाएं जो हैं वो शामिल की गई थी 92 संशोधन में, याद रहेगा। चलिए धार्मिक समुदाय पर विचार करना है, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। इसमें बोला गया है क्वेश्चन की जिनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है? अल्पसंख्यक कौन है इनमें? बिल्कुल सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, है ना। ये फारसी लिख दिया गया, इट्स अ पारसी होगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ये चारों ही हमारे देश के क्या है दोस्तों? तो अल्पसंख्यकों में से एक है, ठीक है। चलिए और एक समुदाय और है दोस्तों जो कि मुस्लिम समुदाय है, वो भी यहाँ पे अल्पसंख्यकों में आता है। अगर नाम आए तो आप जरूर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चलिए फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे दोस्तों। जी हाँ आंसर करेंगे, इट्स अ बी। इनमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है, ठीक है। चुनाव आयोग को क्या करता है? तो यहाँ पे 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है दोस्तों। चलिए तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, नोट कर सकते हैं आप लोग। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे जरूर बनेगा दोस्तों कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है? जरूर बनेगा, अगर करंट के क्वेश्चन में जुड़े जाए यहाँ पे तो जरूर बनेगा क्वेश्चन ये, ठीक है। यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ मुख्य चुनाव आयुक्त, जी हाँ भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव कराने का जिम्मेवारी भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के निम्नलिखित, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अनुच्छेद जो है ये ध्यान देना है, और इनमें से कौन सा मिलान सही है ये बताना है, ठीक है। तो आर्टिकल 72, देखिए आर्टिकल 72 क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पे भारतीय संविधान में क्या कहता है? तो इसमें राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति को दंड की क्षमा का और उसके जो भी प्रविलंबन है उसके विराम या परिहार करने का अथवा दंडादेश देने का, निलंबन करने का एक यहाँ पे लघुकरण किया गया था। तो राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति ये बिल्कुल सही है यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पे कि 143 आर्टिकल जो है वो क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 143 जो है सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार का क्षेत्राधिकार है। जी हाँ, यह आर्टिकल 43 जो है ये गैर कानूनी जन समूह का सदस्य होगा और उसे किसी भी एक अवधि के लिए कारावास की सजा 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्र होता है। तो यहीं पे आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? मैच सही होगा, 1 और 2 सही है। अच्छा यहाँ पे चौथा भी सही है, सॉरी मैंने यहाँ पे देखा नहीं। 148 से लेकर 151 तक भारत में अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य पे निहित किया गया है इस आर्टिकल के तहत, ठीक है। तो ये तीनों सही है यहाँ पे दोस्तों, 1, 2 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्य रूप से निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है? चलिए आंसर करेंगे। यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्य रखता है, यदि व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है, यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है, या फिर अगर व्यक्ति के निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार पर लिया गया हो। आंसर करिए यहाँ पे दोस्तों, इट्स अ बी। जी हाँ, केवल 4 यहाँ पे कथन जो है वो सत्य है। जी हाँ, यदि किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत
कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसे रोक दिया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। दोस्तों, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का। बिल्कुल, इट्स अ बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नोट कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 राज्य की अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के और प्रशासन को नियंत्रण करने का संबंध किया गया है। जी हाँ, नोट कर सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि 5वीं और 6ठी अनुसूची में संविधान में क्या कहा गया है। तो देखिए 5वीं अनुसूची जो थी उसकी घोषणा में कहा गया है कि आर्टिकल 244(1) के तहत संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जो भी अनुसूचित क्षेत्र है ना, जो भी अनुसूचित क्षेत्र है वो दोस्तों जी हाँ भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा नंबर 6(1) में आते हैं। ठीक है, और उसके अनुसार ऐसे क्षेत्रों में रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा यह अनुसूचित क्षेत्र घोषित भी किया गया है। ठीक है, ये हमारा कहता है जी हाँ 5वीं अनुसूची। लेकिन 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण को संबंधित किया गया है। वो राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रहेगा। देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। ठीक है, रट्टा वाला क्वेश्चन मत मारिएगा कि आप टेस्ट मारे और सही हो गया। टेस्ट के लिए तो रोज आपको एज ए टेस्ट ही दिया जा रहा है सब कुछ, लेकिन डिस्क्रिप्शन के साथ ये वीडियो दिए जा रहे हैं, तो इसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो आप ही का है। इसलिए मैं आप बोल रहा हूं कि पूरा डिस्क्रिप्टिव चीजें पढ़िए ताकि मेंस में भी अगर कहीं से क्वेश्चन लिखने को आ जाए तो आपकी तैयारी कुछ ना कुछ ऐसी रहे कि वहां पे आप कुछ लिख के आए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित करता है? तो कौन सी अनुसूची हमें यह बताती है कि राज्य में नया संशोधित किया जाए राज्य को बनाने के लिए? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए पहली अनुसूची। नोट कर सकते हैं यहाँ पे, जी हाँ पहली अनुसूची इज द राइट आंसर। क्या कहती है हमें कि भारत में संविधान के जी हाँ पहली अनुसूची में से नया राज्य का गठन, जैसे कि अभी आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग बना तेलंगाना, याद रखिएगा है ना, तेलंगाना, और वहीं पे फिर आपके मध्य प्रदेश से एक राज्य बना छत्तीसगढ़, फिर आपके बिहार से एक अलग राज्य बना जी हाँ क्या, तो झारखंड। ये सारी चीजें आप नोट करेंगे इस पे। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पे भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय के क्षेत्र में तहत लेने का अधिकार देता है। जी हाँ, भारत का संविधान जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच के विवादों को निर्णय लेने का क्षेत्र का तहत कौन सा अधिकार देता है? तो याद रखिएगा वास्तविक न्यायाधिकार का वर्ड। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, क्या? तो वास्तविक न्यायाधिकार का अधिकार देता है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेगा कि उच्च न्यायालय की संख्याएं कितनी है, तो क्या बताइएगा? करंट का क्वेश्चन है ये। बिल्कुल, वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत में कुल अभी जी हाँ 25 उच्च न्यायालय है। जी हाँ क्या है? 25 उच्च न्यायालय है, जिनमें से कि आंध्र प्रदेश में अमरावती में देश का ये 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। क्योंकि अभी तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो डिवीजन हुआ था, यानी कि जो बंटवारा हुआ था इन दोनों राज्यों का, उनमें सारा कार्यकारी अभी जो है तेलंगाना हाईकोर्ट से ही देखा जा रहा था, लेकिन अब अमरावती भी यहाँ पे बन चुका है दोस्तों। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। 25वां जी यहाँ पे उच्च न्यायालय बनाया गया है आंध्र प्रदेश में अमरावती हाई कोर्ट को लेकर। ठीक है, 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना की गई, ये भी आप ध्यान रखेंगे जरूर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है?
आंसर कीजिएगा। बिल्कुल, जी हाँ, आंसर होगा सी, राज्य का विधानसभा, राज्य विधानसभा कह सकते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज्य विधानसभा। चलिए दोस्तों, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है 2019 में जिनको चुना गया उनका नाम क्या है? बिल्कुल, जी हाँ दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, जो न्याय क्षेत्र है यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल और त्रिपुरा के लिए यहाँ बनाया गया है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम 2019 में ये दिया गया है, उत्तराखंड हाई कोर्ट, हिमाचल हाई कोर्ट और त्रिपुरा और अमरावती। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। स्वर्ण सिंह समिति के किसकी सलाह दी? स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स अ सी, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना है। ठीक है, आंसर क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, सी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जाति को किस प्रदेश में आरक्षित करती है? दोस्तों, लोकसभा की सर्वाधिक सीटों के बारे में अगर पूछा गया है और वो भी किसके लिए, तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक किस प्रदेश में आरक्षित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ मध्य प्रदेश। टोटल दोस्तों यहाँ पे 6 है, याद रखिएगा। सबसे अधिक जो अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित है यहाँ पे वो मध्य प्रदेश का है, 6 है। राजस्थान का अगर पूछे तो 3 है, आंध्र प्रदेश का भी 3 है और गुजरात का 4 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक इसका 6 है, यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होती है और यहाँ के सीएम अभी कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? जल्दी से आंसर करेंगे, आनंदीबेन पटेल। नोट कर सकते हैं दोस्तों, आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों मैंने आपको बोला भी कि जो राज्यपाल होते हैं वो एक राज्य के अलावा दूसरे राज्यों के भी गवर्नर हो सकते हैं, एक व्यक्ति। आनंदीबेन पटेल अभी कुछ दिनों तक छत्तीसगढ़ की भी ये क्या थी, तो गवर्नर थी। लेकिन छत्तीसगढ़ का गवर्नर कौन है अब? जी हाँ, ये है अब अनुसुईया यूके। नोट कर सकते हैं अनुसुईया, नोट कर सकते हैं अनुसुईया यूके, उइके है ना, उइके नाम है इनका, ये याद रखिएगा नाम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्यकर्ताओं या अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यक्त करना है। राज्य के गवर्नर, प्रमुख राष्ट्रपतियों के तथा उप प्रधानमंत्री तथा राज्य और लोकसभा के केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल। चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए। जी हाँ, तीनों ही। नोट कर सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीनों ही। ओके, चलिए राज्यों के गवर्नर, प्रमुख राष्ट्रपतियों और उप प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा के केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल मंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 22। निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, बिल्कुल आंसर करेंगे यहाँ पे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? आंसर कर सकते हैं, इट्स अ बी। जी हाँ, वन क्षेत्र। नोट कर लेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इट्स अ बी, वन क्षेत्र। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, यहां से ये पूछा भी गया एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 23, उपराष्ट्रपति हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, उपराष्ट्रपति हटाने की जो प्रक्रिया है ये किसमें विहित है? तो केवल राज्यसभा में। नोट कर सकते हैं, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसे कि तत्कालीन, जी हाँ, तत्कालीन पद से उनके हटाए जा सकते हैं, ताकि ये केवल और केवल राज्यसभा के अधीन आता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इस अवधि को समाप्त होने पर ही इसके उत्तराधिकारी जो होंगे वो पद ग्रहण कर सकेंगे, उस बीच में कोई नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति कौन है अभी हमारे देश में? भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा, श्री एम के वेंकैया नायडू। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, श्री एम के वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर 24, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? चलिए याद रखिएगा, इट्स अ बी। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इट्स अ बी, गृह मंत्रालय। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, याद हमारा आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं कि गृह मंत्री अभी हमारे देश के कौन है? तो बिल्कुल यहां पे आंसर कीजिएगा, इट्स अ अमित शाह। रक्षा मंत्री कौन है हमारे देश के अभी? तो ये हैं दोस्तों राजनाथ सिंह। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और ये मैं अभी बता रहा हूं आपको आज की डेट में। जी हाँ, जून 2020 की तिथि में ये सारे अपडेट है। कल को जाके सरकार जाती भी है इनकी, तो ये चेंज हो सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन ये आज का है, इसलिए आज तक के लिए है, इसलिए यहाँ पे आंसर यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों होगा। ठीक है, सड़क परिवहन मंत्रालय किसके हाथ में अभी? तो नितिन गडकरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 25। दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? जी हाँ, लद्दाख है दोस्तों। बिल्कुल, जिनका उत्तर बी आ रहा है, उत्तर सही कर रहे हैं। लद्दाख इज द राइट आंसर। जी हाँ, लद्दाख लोकसभा क्षेत्र में उत्तर भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य के 6 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। और लद्दाख जो है वो लोकसभा का क्षेत्र है, करीब 1,73,266 किलोमीटर के दूरी में ये फैला हुआ है, और 2 के कुल क्षेत्रफल के साथ ही भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, अभी भी है, क्योंकि अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, लेकिन ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषद है? विधान परिषद, देखिए विधान परिषद जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ पे दोस्तों क्या है? जम्मू कश्मीर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर में है। क्योंकि जम्मू कश्मीर दोस्तों अब यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, इसलिए यहाँ पे अब विधान परिषद नहीं रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जी हाँ, क्या जम्मू कश्मीर में विधान परिषद है? ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जी हाँ, जम्मू कश्मीर जो है विधान परिषद 2019 ठीक है में भारतीय संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को क्या तो 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। इस प्रक्रिया में वर्तमान में विधान परिषद भंग कर दी जाती है यहाँ पे। तो अब ये नहीं रहा, ये आप ध्यान रखिएगा। आंसर तो मैंने यहाँ पे डी इसलिए लिख दिया है ताकि ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, लेकिन अगस्त 2019 में अक्टूबर 31 को जी हाँ इसको क्या किया गया तो भंग कर दिया गया। अब यहाँ पे ये विधान परिषद नहीं है, तो यहाँ पे आंसर सिर्फ 1 और 2 होगा, तो आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए तो। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। अंडमान निकोबार आदिवासी जनजातियों का संरक्षण संशोधन विनियम 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेश के मामले में आदिवासी जनजाति की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए बताइए, ये विनिमय है जो ये निम्नलिखित में से जनजातियों में से किसकी रक्षा करेगा? तो ये एक जनजाति है दोस्तों अंडमान निकोबार का। ठीक है, आंसर कीजिएगा, इट्स अ डी। जी हाँ दोस्तों, जरवास जनजाति का रक्षा करता है आर्टिकल 240, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक आदिवासी जनजाति है जो कि अंडमान निकोबार में आती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे इट्स अ बी। नोट कर लीजिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री इज द राइट आंसर। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री करता है। आंसर क्या हो जाएगा? इट्स अ बी। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा
कर टैक्स यानी कि है ना, कौन सा टैक्स केंद्र सरकार के द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के संग सूची में उल्लेख किया गया है दोस्तों। बिल्कुल याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स ये नहीं है, ठीक है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया हो। ठीक है, कृषि आय पर टैक्स ये भी नहीं है, ठीक है। तो निर्यात कर है दोस्तों यहाँ पे, और बिजली की खपत पे। तो यहाँ पे दोस्तों 1 और 4 कर लीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए, केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क चार्ज के लिए गए व्यय में शामिल है। कैग, जी हाँ, सैलरी और भत्ते में। डी यहाँ पे उत्तर करेंगे, ये सभी है बिल्कुल। संसद के घरों में प्रेसिडिंग अधिकारियों वेतन भत्ते, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के वेतन के भत्ते, कैग की सैलरी के भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पेंशन और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन, ये सभी यहाँ पे वर्णित है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे में बाहर रखा गया है। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, आंसर कीजिएगा। जी आर्टिकल इट्स D30A, आर्टिकल 30(1) में वर्णित है। डी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा करता है। आर्टिकल 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? देखिए, क्वेश्चन में ही आपके बहुत सारे आंसर छिपे हुए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है? तो एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। सबसे पहले तो आपको नोट करना होगा यहाँ पे, क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यह किसको? तो 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, नोट कर सकते हैं, एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाने का अधिकार है। ओके, चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव को से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव में से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? बिल्कुल, राज्यों के पंचायतें और नगर पालिकाओं का चुनाव, ठीक है, ये संबंधित नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में। चलिए, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों के पंचायतों और नगर पालिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? आंसर करेंगे दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 123 में क्या कहा गया है? तो राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का विशेषाधिकार मौजूद होता है। आंसर करेंगे इट्स ए, जी हाँ, राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 123 जो है, राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का विशेषाधिकार देता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति अपने किसी भी अधिकार का प्रयोग स्वेच्छ से नहीं कर सकता है, ठीक है, अपनी स्वेच्छता से नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35। चलिए, राष्ट्रपति पूरे देश या फिर इसमें से किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में घोषित कर सकता है। तो याद रखिएगा, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के, जी हाँ, चलिए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बाह्य आक्रमण होता है तो यहाँ पे क्या करता है? 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होती है, या फिर सशस्त्र विद्रोह, अगर भारत में ही ऐसा हो जाता है कि आपस में ही लोग काफी युद्ध की स्थिति बना लेते हैं, तो उसमें ये क्या होता है? तो दोनों में ही आपातकाल घोषित कर सकता है आर्टिकल 352 के तहत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? जी हाँ, आंसर करेंगे इट्स बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। नोट कर सकते हैं,
सबसे बड़ा उच्च न्यायालय किस क्षेत्र के लिए है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय न्यायिक क्षेत्र 7 राज्यों में है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे 7 राज्यों में है उच्च न्यायालय का क्षेत्र। निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे आंसर हो जाएगा इट्स अ डी, साधारण विधेयक और जी हां संविधान संशोधन का विधेयक, दोनों ही। ठीक है, नोट कर सकते हैं कौन से बिल, तो साधारण विधेयक होगा और संविधान संशोधन का विधेयक होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, यहां पे पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है, प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर करेंगे यह एक संवैधानिक संस्था है, जो कि ये गलत कहता है। जी हाँ, संवैधानिक संस्था नहीं है ये। चलिए आंसर करेंगे यह एक प्रधानमंत्री के लिए कर्मचारी एजेंसी है, जहाँ पे ये कार्य करते हैं। यह एक विभाग है जो कि इनको दिया गया है और इसके अंतर्गत कोई संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं होता है। ठीक है, संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता और द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों का अलग करने का सिद्धांत कहां से लिया गया है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ सी, भारत के सरकार अधिनियम 1935 से ये लिया गया है। और भारत का संविधान का विशेषता अगर पूछ दे कभी तो क्या बताना है आपको? जी हाँ, नाम मात्र का प्रमुख जो कि राष्ट्रपति है, जिसे कि ब्रिटेन की महारानी होती है, वैसे यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं। मंत्री की कैबिनेट प्रणाली होती है यहाँ पे, प्रधानमंत्री का पद है यहाँ पे संविधान के द्वारा, सरकार के संसदीय प्रकार है यहाँ पे, 2 सदन वाली संसद है यहाँ पे, अधिक शक्तिशाली निचला सदन है यहाँ पे, मंत्री परिषद का निचले सदन के प्रति जिम्मेदार होना होगा, लोकसभा में अध्यक्ष भी है यहाँ पे। तो ये सारे यहाँ पे विशेषताएं हैं इसकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इट्स ए। जी हाँ, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो आंसर कीजिएगा फारसी। ठीक है, ये इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 41। संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ डी, न्यायिक समीक्षा। जी हाँ दोस्तों, न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत भाग होता है। क्या होता है दोस्तों? आधारभूत भाग होता है, इसलिए इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है इसके संशोधन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया? बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, और ये जो दोस्तों आपको बता दें कि संविधान है हमारा 43 जो पार्ट में है ये बताया गया है और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दोस्तों संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है ये पूछ दे तो अलग अलग हमारे क्षेत्र हैं, जो देश हैं, वहां से अलग अलग प्रस्तावनाओं को रखा गया है जो कि आर्टिकल 368 के तहत वर्णित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आंसर करेंगे इट्स ए। यह राज्यसभा में करीब 12 सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, देखिए ये कथन असत्य है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य में 2 वर्षों की सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है कभी भी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ये भी कथन यहाँ पे सत्य होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? आंसर कीजिएगा इट्स अ डी, नोट कर लीजिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नोट कर लेंगे। जी हाँ, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया, जिसमें कि भारत की अनुसूची निम्नलिखित स्कूल है, कौन से? बिल्कुल, स्कूल शिक्षा से रिलेटेड है। शिक्षा का अधिकार संविधान के 46वें संशोधन में है, ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं। आंसर कीजिएगा डी, सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल। ठीक है, ये तीनों ही, डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित पर ध्यान दें, भारत का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश, यहां राष्ट्रपति उपरोक्त में से किसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का परामर्श कर सकता है? दोनों में से बताइए जल्दी से। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का परामर्श कर सकता है? तो आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे इट्स अ सी। जी हाँ, दोनों को ही, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान लोगों के विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस प्रावधान के बावजूद भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों के माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कर लगा हो, और राज्य ऐसा कानून बना सकता है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो ये सारे तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं। व्यापार, वाणिज्य और आवागमन के लिए जो टैक्सेस लगते हैं यहाँ पे, उनके लिए तो आपको बताना है कि क्या राज्य ऐसा कानून बना सकता है या नहीं। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ दोस्तों राष्ट्रपति ही इस पे कानून निर्णय कर सकता है, निर्धारण कर सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संशोधनों में निम्नलिखित परिणाम दिए गए हैं। देखिए, हर समय मतलब ऐसा नहीं है कि जो अभी CAA या फिर NCR वगैरह अभी हमारे देश में चल रहा है, इसके लिए बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अभी पहली बार हो रहा है, नहीं, ये बहुत बार हो चुका है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सन 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संशोधनों में कौन सा परिणाम दिया गया था? तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों इट्स अ सी। जी हाँ, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के जितने भी शरणार्थी हैं उनके द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की जो कठिनाइयां होती हैं उनको ये आसान बनाता है सन 1986 का। इस बार जो संविधान में संशोधन हो रहा है नागरिकता अधिनियम को लेकर, इसमें कहा गया है कि भारत के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश और या फिर आपके अफगानिस्तान, इराक, ईरान, इस सभी क्षेत्रों के जितने भी ऐसे हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी ये लोग हैं जो धर्म के, उनको यहाँ पे लाया जाए और यहाँ पे उनको नागरिकता दी जाए, जो कि प्रताड़ित है वहाँ के लोगों से, वहाँ की सरकार से। जी उनको जबरन वहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ऐसा मानना है उन लोगों का। तो उनको ये शरणार्थियों को ये अपने देश में नागरिकता देने के कानून को पास भी करा चुके हैं। अच्छा, ये कानून पास कौन करता है? तो बिल्कुल राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ही इसको पारित किया जाता है, आगे फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सदस्य, यह राज्यसभा का सभापति, इनमें से किसे मतों को चुना जाता है? तो आंसर करेंगे, जी हाँ नोट कर लीजिएगा दोस्तों, राज्यसभा का सभापति किसके मतों से चुना जाता है? बिल्कुल, राज्यसभा के सभापति की सभा में जो दोस्तों एक काउंसलिंग होती है जिसके तहत इनको सारे चुने जाते हैं। जो कि पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो सभापति का, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे? सी इज द राइट आंसर। 1, 2, 3 तीनों ही। ठीक है, इसके मतों से, तो इन तीनों के मतों से चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे इट्स अ डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है। दोस्तों नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। जी हाँ, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होते हैं। तो दोस्तों आज के इस पूरे 50 प्रश्नों में आपने कितने उत्तर सही किए ये हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो का
जो क्वेश्चन पैटर्न है वो कैसा लगा आज के इस वीडियो में हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो संविधान से जुड़े हुए 50 प्रश्न और भी लेकर आएंगे आपके लिए अगले वीडियो में। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा रोज शाम को 6 बजे। वीडियो जैसा भी लगा हो यहाँ पे एक लाइक और कमेंट करके जरूर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।